शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। लिसनर्स, भूत प्रेत जिन्नात, इनका नाम सुनकर ही इंसान में खौफ पैदा हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का ईमान मज़बूत होता है, जिन लोगों को अल्लाह पर पूरा यकीन होता है और वो इनसे खौफज़दा नहीं होते, उनको कभी भी गैर मरी मखलूक़ात और जिन्नात नहीं डरा सकते। गैर मरी मखलूक़ात और जिन्नात उन लोगों को ही डराते हैं जो उनसे डरते हैं। आज आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फ़राज़ कुरैशी शेयर कर रहे हैं कराची से। फ़राज़ कहते हैं कि आज आपके साथ मैं अपनी और अपने दोस्त की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक नहायत ही डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ, जो कि चंद माह पहले की बात है। मेरे दोस्त का घर जिस जगह पर है उस तरफ एक मसीह कब्रिस्तान भी है, क्रिश्चियन कब्रिस्तान। यानी उसके घर जाना हो तो उस मसीह कब्रिस्तान के पास से गुज़र कर उसके घर जाते हैं। उसके घर की बैक साइड पर उसी मसीह कब्रिस्तान का एक पुल भी बना हुआ है और उस पुल के नीचे वो पूरा कब्रिस्तान है। उस पुल के अगर दाईं जानब देखें तो वहाँ पर एक पुराने ज़माने का स्कूल है जो किसी दौर में आबाद होता था, लेकिन अब वो एक टूटा फूटा खंडर है। मुझे आदत थी वॉक करने की। मैं अपने घर से निकला और वॉक करता करता अपने दोस्त के घर आ गया। मैंने अपने दोस्त को बुलाया। रात 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। हम लोग वॉक करने लगे। हम लोग बातें करते करते उसके घर की बैक साइड पर निकल आए, यहाँ तक कि हम लोग पुल पर पहुँच गए। अब हम लोग उस स्कूल को अपने सामने देख रहे थे। वो स्कूल देखने में बहुत ही ज़्यादा पुरसरार और खौफनाक लग रहा था। मेरे दोस्त को एकदम पता नहीं क्या सूझी। उसने ये कहा कि चलो जो मसीह कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन कब्रिस्तान है, इसके पास चलकर देखते हैं कि ये कैसा है। मैंने अपने दोस्त को ये कहा कि रात के अंधेरे में उस तरफ जाना ठीक नहीं है, हम फिर कभी देख लेंगे, इस टाइम हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं और वो चलता चलता कब्रिस्तान के गेट के पास आ गया। मुझे भी मजबूरन उसके पीछे आना पड़ा। कब्रिस्तान का गेट जो था वो ग्रिल वाला था और अंदर से कब्रिस्तान नज़र आ रहा था। मैंने उसे कहा कि देखो यहाँ पर कितना अंधेरा है, इस वक्त हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, हम लोग वापस चलते हैं। उसने ये कहा कि रुको मेरी बात सुनो, एक दफ़ा अंदर जाकर देखते हैं कि लोग जो बातें करते हैं जिन्नात की, क्या इन बातों में कोई सदाकत है या नहीं। मैंने उसे ये कहा कि बेवकूफ़ मत बनो, ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है। इतनी रात को कब्रिस्तान में नहीं जाते और यह है भी क्रिश्चियन कब्रिस्तान, हमें नहीं जाना चाहिए। उसने ये कहा कि कुछ नहीं होता, तुमने नहीं आना ना आओ, मैं बस अभी गया और अभी आया। मैंने उसको बहुत रोका। जब वो नहीं रुका तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। उसने दीवार फलांगी और वो अंदर उतर गया। अंदर उतर कर उसने गेट खोल दिया। अब गेट आधा खुला हुआ था, मैं उसको देख रहा था। वो आराम से चलता हुआ अंदर जाने लगा, यहाँ तक कि मेरे आंखों के सामने वो अभी अंदर जा रहा था। जैसे कब्रिस्तान की हदूद शुरू हुई तो उसको वहाँ पर एक कब्र के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। मेरे दोस्त ने पीछे पलटकर मुझे ये कहा कि यहाँ पर कोई खड़ा है। मैंने उसे ये कहा कि वापस आ जाओ, पता नहीं शायद कोई वॉचमैन होगा जो रखवाली कर रहा है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें मार भी पड़ सकती है, वापस आ जाओ। उसने ये कहा कि नहीं कुछ नहीं होता, इसने सफ़ेद कलर का ड्रेस पहना है और देखो इसके बाल भी खुले हैं, मुझे कोई वॉचमैन नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई औरत खड़ी है। मैंने उससे ये कहा कि रात 10 बजे कोई औरत क्यों आएगी कब्रिस्तान में, वापस आ जाओ। वो नहीं पलटा। तभी उसने जानबूझकर उस तरफ जाना शुरू कर दिया जिस तरफ वो औरत खड़ी थी। उसने जाकर ये कहा कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रही हैं। अभी उसकी ये कहने की देर थी, उसने अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल रंग की थी, अंगारे जल रहे थे। वो फ़ौरन से मेरे दोस्त की तरफ जैसे ही बढ़ी, मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने भी उस मखलूक का चेहरा देख लिया था। वो एक औरत थी, अच्छी खासी उसकी हाइट थी,
मेरा जिस्म बाहर ऐसे हो गया था जैसे पत्थर का जिस्म है, मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था खौफ के मारे। उसने एकदम से बहुत भयानक आवाज़ निकाली और मेरे दोस्त को उठाकर कब्रिस्तान से बाहर फेंक दिया। जैसे वो बाहर गिरा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो काफ़ी ज़्यादा भाग कर गेट के पास आ चुका था। जब वो बाहर गिरा तो एकदम से मुझे ऐसा लगा मेरा सकता भी टूट गया और वो गायब हो गई। मैंने फ़ौरन से उसको उठाया, उससे उठा नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको उठाया और सहारा देकर पुल के पास लेकर आया। उस वक्त भी कब्रिस्तान से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थी और एकदम से कब्रिस्तान का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं उसको लेकर जैसे कैसे करके घर पहुंचा। जब घर आए तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी टांग और बाजू पर बहुत ज़्यादा चोट भी आई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पाँव के ऊपर कोई ज़ख़म भी हो गया है। उसके घर वालों को जब सारी बात बताई, वो लोग भी बहुत ज़्यादा घबरा गए और उन लोगों ने हमें डांटना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने ये गलती क्यों की है। जिस पर मैंने उन लोगों को ये कहा कि ये गलती मैंने नहीं की, इसने की है। मैंने तो इसको मना भी किया था कि वहाँ पर नहीं जाते। उसके अब्बू ने ये कहा कि अब रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस टाइम तो हम किसी पीर फ़कीर या आमिल के पास भी नहीं जा सकते। अब जो होगा सुबह ही होगा। उसको मेडिसिन भी दी कि उसकी दर्द में कुछ आराम आ जाए, लेकिन ना तो उसकी दर्द पर आराम आ रहा था और ना ही उससे वो दर्द बर्दाश्त हो रहा था। वो रो रहा था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। उसके पाँव के ऊपर ऐसे निशान था जैसे किसी जानवर का पंजा लगा होता है। मैंने से कहा कि मैंने तुम्हें मना भी किया था, तुमने वहाँ पर जाकर बहुत बड़ी गलती की। तुमने उसका चेहरा देखा था, उसका चेहरा कितना डरावना था। तो मेरा दोस्त ये कहने लगा कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कभी हो सकता है। मुझे तो बस ये लगा था कि लोग बातें बनाते हैं। जब मैंने उसे देखा तो मुझे ये लगा कि शायद वैसे कोई आया होगा, पास आबादी है तो कोई आ गया होगा। लेकिन जब वो मेरे तरफ पलटी तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। मैं वहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन मेरे कदम बहुत भारी हो चुके थे। सारी रात हम लोग जागते रहे। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उससे दर्द हो रहा था। उसके घर वाले भी बार बार आकर पूछते थे। सुबह हुई तो उसके अब्बू उसको लेकर और मुझे लेकर एक पीर साहब के पास गए। जब पीर साहब ने उसका पाँव देखा, दम किया, तो उनका ये कहना था कि उस कब्रिस्तान में चुड़ैल का बसेरा है। ये लोग रात को उसके जगह पर गए, उसके ठिकाने पर गए, वो हाजिर हुई थी। तो उसने इनको कब्रिस्तान से उठाकर बाहर फेंका कि यहाँ पर दोबारा मत आना। इसकी किस्मत अच्छी है जो ये बच गया है। आपको कुछ दिन के लिए ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब वो मुकम्मल तौर पर इसकी जान छोड़ देगी, वरना वो इसको डराने की पूरी कोशिश करेगी। फिर उन पीर साहब ने उसको एक तावीज़ भी दिया, कुछ तावीज़ पीने के लिए भी दिए और उसके अब्बू को एक ख़ास अमल बताया। उसके अब्बू ने वो ख़ास अमल मुकम्मल किया कुछ दिनों के बाद। उन दिनों में मैं उसके घर ही रहता था, ज़्यादातर मैं उसके पास रहता था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। उसकी हालत ख़राब देखकर मेरी भी हालत ख़राब हो जाती थी, मुझे भी डर लगने लग जाता था। कुछ दिन के बाद जब मेरा दोस्त ठीक हुआ तो मैं अपने घर वापस गया। फिर मेरे अब्बू भी मुझे एक पीर साहब के पास लेकर गए, मुझे भी तावीज़ बनवा कर दिया। वो तावीज़ मैंने गले में पहना। फिर उसके 2-3 माह के बाद हम लोग मुकम्मल ठीक हुए। दोबारा हम लोगों ने कभी भी गलती नहीं की उस तरफ जाने की। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें बिल्कुल भी मैंने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई। हम लोगों की एक गलती की वजह से शायद हम लोग भारी नुकसान भी उठाते। मैंने उसको बहुत मना किया था, लेकिन उसका तजस्सुस उसको उस खतरे में ले गया। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फराज कुरैशी आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी सीमा सोहेल इंडिया से शेयर कर रही हैं। सीमा कहती हैं कि आज आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे फूफा जी ने मेरे साथ शेयर की है और उनके एक कंपनी एम्प्लॉय ने उनके साथ शेयर की है, जिसका नेम रवि था। रवि कहता है ये तब की बात है जब मेरे बेटे की एज 15 साल थी। वो एक बिज़नेसमैन था, तो अक्सर वो जगह जगह पर जाया करता था। जब उसका कहीं दूसरे शहर में कोई टूर होता था तो अपने बेटे को अपने साथ ही रखता था। उसके बेटे की एज 15 साल थी और उसका नेम राहुल था। उसकी वाइफ़ की डेथ हो चुकी थी और उसने दूसरी शादी भी नहीं की थी, बस अपने बेटे के साथ ही रहता था और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। जहाँ भी जाता था अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाता था। एक दफ़ा उसका बिज़नेस टूर राजस्थान में था, उसको कुछ अरसे के लिए राजस्थान में रहना था, तो वो राजस्थान चला गया अपने बेटे राहुल को अपने साथ लेकर। वहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा रहने के लिए जगह देखी, लेकिन उसको कोई भी मुनासिब घर नहीं मिल रहा था जहाँ पर वो अपने बेटे के साथ रह सके। वहाँ के एक मकामी शख्स ने उसको ये कहा कि यहाँ पर एक हवेली है, लेकिन वो काफ़ी अरसे से बंद पड़ी है। अगर आप कहें तो आप उस हवेली को देख लें, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए, क्योंकि आप जैसा घर चाह रहे हैं वहाँ पर ऐसा घर मौजूद नहीं है। उसने ये कहा कि चलो ठीक है, मुझे दिखा दो, मैं हवेली देख लेता हूँ। जब रवि ने जाकर उस हवेली को देखा तो वो हवेली उसको रहने के काबिल लगी। उसने ये कहा कि ठीक है, हम लोगों ने कुछ अरसे यहाँ पर रहना है तो हम लोग इसी हवेली में रह लेते हैं।
उसने अपना सामान भी मंगवा लिया और उस हवेली में शिफ्ट हो गया अपने बेटे राहुल को लेकर। राहुल जब उस घर में आया तो उस घर को घूम फिर के देखने लगा। घर को घूम फिर के देखने के दौरान उसको घर के एक कोने में एक वाइट कलर का प्लास्टिक का गुड्डा सा नज़र आया, जैसे एक डॉल होती है। उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसने उसको उठा लिया और उठाकर अपने बैग में रख लिया। अब रवि ने राहुल का कमरा अपने कमरे के साथ ही रखा था, क्योंकि उसको रात भर ऑफिस का काम करना होता था। तो उसने अपने बेटे से ये कहा कि तुम अपने कमरे में अलग जाकर सो जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है, अब हमने यहीं पर रहना है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो तुम मुझे बुला लेना। राहुल ने कहा ठीक है। राहुल जो उसने डॉल जो गुड्डा उठाया था उसके साथ खेलना चाहता था। राहुल अपने कमरे में आ गया। जब अपने कमरे में आया तो क्या देखता है कि उसके बेड के ऊपर उसी की हाइट का, उसी की एज का कोई लेटा हुआ है और सर के ऊपर उसने चादर की हुई है। राहुल को बड़ा तज्जुब हुआ कि इस घर में तो कोई भी नहीं रहता, फिर ये कौन है। राहुल ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल इसके करीब गया और ये कहने लगा कि तुम मेरे बेड पर क्यों लेटे हो, ये घर हम लोगों ने लिया है, तुम कौन हो। जैसे उसने उसके चेहरे से कपड़ा उठाया, चादर उठाई, तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। वो एक बच्चा था उसी की एज का। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था, आंखें बहुत ज़्यादा काली थी। राहुल ने जब उसे देखा तो राहुल चीखें मारता हुआ बाहर आया। जब राहुल की चीखें सुनकर रवि आया तो रवि ने पूछा क्या हुआ है। तो राहुल ये कहने लगा कि पापा मेरे रूम में भूत है, मैंने एक जिन को देखा है, भूत को देखा है, वो बेड पर है। जिस पर रवि ने उसको ये कहा कि तुम अब बच्चे नहीं रहे, बच्चों वाली बातें करना बंद करो, कोई भूत भूत नहीं है। अगर तुम अभी से डरना शुरू हो जाओगे तो तुम सारी ज़िंदगी डरते ही रहोगे और मैं हर वक्त तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। चुपचाप अपने कमरे में जाओ, कुछ भी नहीं है। रवि ने जाके उसके कमरे में देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। रवि ने उसको ये कहा कि ज़्यादा वहम करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अपने कमरे में लेट जाओ और कमरे का दरवाज़ा खुला रहने दो, कुछ भी नहीं होगा। तभी राहुल वापस अपने कमरे में चला गया। जब वो अपने कमरे में वापस गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसे बड़ा तज्जुब हुआ कि अभी तो यहाँ पर मैंने बाकायदा किसी को देखा था, अब वो कहाँ पर चला गया। तभी राहुल अपने बेड पर आकर लेट गया। अब उसको वो जो उसने गुड्डा उठाया था वो भी भूल गया। जैसे वो बेड पर लेटा तो एकदम से उसको अपने बाथरूम का दरवाज़ा खुलता हुआ महसूस हुआ। जब उसने गौर किया तो उसके बाथरूम का दरवाज़ा पूरा खुल चुका था और वहाँ पर वही लड़का खड़ा हुआ था। जब उसने उस लड़के को दोबारा देखा फिर चीखें मारता हुआ बाहर भागा। जैसे वो बाहर भागा तो उसको ऐसा लगा कि वो किसी के साथ टकराया है। उसने वो जो कोई भी था उसको ज़ोर से उसके गले लगकर ये कहा कि मुझे बचा लें, मुझे बचा लें डैडी, वहाँ पर मैंने अभी दोबारा से भूत को देखा है। तो जब उसने आवाज़ सुनी तो वो किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ थी। उसने ये कहा कि बेटा मैं तुम्हारी दाई माँ हूँ, अभी आई हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने ये कहा कि दाई माँ मेरी मदद करें, मेरे पापा मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे, इस कमरे में मैंने भूत को देखा है, मुझे डर लग रहा है, आप मेरे साथ सो जाएं। जिस पर उस दाई माँ ने ये कहा कि ठीक है, तुम्हारे पापा सो गए हैं, उनको तंग करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मुझे काम समझा दिया है, तुम आओ और मेरे पास सो जाओ। दाई माँ उसको लेकर कमरे में आ गई। जैसे ही राहुल सोया उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके पापा की आवाज़ आई कि आओ जल्दी से आकर नाश्ता कर लो, फिर मैंने ऑफिस भी जाना है, साइट पर जाना है, वरना दिन भर मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहेगी। जब राहुल नीचे आया तो राहुल ने जब राहुल डाइनिंग टेबल पर गया तो उसने फ़ौरन से आकर अपने पापा को सारी बात बताई कि दोबारा से मैंने उस कमरे में उसी भूत को देखा था, मैं 2 बार देख चुका हूँ, मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। जिस पर उसके पापा रवि ने ये कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी ये बात समझाई है कि कोई भूत प्रेत नहीं होते, तुम फजूल में ये बातें क्यों करते हो, हर वक्त तुम्हें शैतानी ही सूझी रहती है। अगर तुम अभी से इन चीज़ों को अपने ऊपर सवार कर लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। आज मैं तुम्हें उस रूम में ही बंद करके जाऊँगा, तुम सारा दिन वहाँ पर बंद रहोगे तो तुम्हारी अकड़ टिकाने आ जाएगी। मैं भी तुम्हारे साथ इस घर में सोया हूँ, मुझे यहाँ पर कोई भूत प्रेत नज़र नहीं आया, तुम्हें सिर्फ वो भूत क्यों नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पर भूत होते तो मुझे भी नज़र आते। राहुल ने उनको बहुत समझाया, लेकिन उसके पापा ने उसको नाश्ते के बाद उस कमरे में बंद कर दिया और ये कहा कि शाम को आकर ही तुम्हें बाहर निकालूंगा। राहुल इस कमरे में चीखता चिल्लाता रह गया और रोने लग गया। जैसे ही दोपहर का टाइम हुआ तो उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुल गया है और दाई माँ उसके लिए खाना लेकर आई हैं। राहुल ने दाई माँ से ये कहा कि देखा अपने पापा ने आज मेरे साथ क्या किया था, वो मेरी बात नहीं मानते, मैंने यहाँ पर एक भूत को देखा है, आप जानती हैं ना कि यहाँ पर भूत है। जिस पर दाई माँ ने ये कहा कि हाँ बेटा यहाँ पर भूत है, वो मेरा ही बेटा है, मैं इस घर की नौकरानी थी तो मेरे बेटे को एक बीमारी हो गई और वो तड़प तड़प के मर गया, मैं उसका इलाज नहीं करवा सकती थी,
तुमने उसका गुड्डा उठाया हुआ है, जो उसका बहुत ही प्यारा खिलौना था, वो इसलिए बार बार तुम्हारे सामने आता है कि मेरा गुड्डा मुझे वापस कर दो। बेहतर यही होगा कि उसका खिलौना जो तुमने उठाया है वो जाकर उसको दे दो, फिर वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राहुल फ़ौरन से उठा और अपने बैग में से उसने वो डॉल निकाली। वो निकाल कर उसने उसी कोने में रख दी जहाँ से उसने उठाया था। जैसे ही उसने उसको वहाँ पे रखा, उसने उसी लड़के को उसके पास जाते देखा। उसने उस डॉल को उठाया और खिड़की से बाहर कूद गया। राहुल बहुत ज़्यादा डर गया। तभी वो वापस आ गया अपने कमरे में। जैसे वो वापस आया, थोड़ी देर के बाद उसके पापा रवि भी आ गए और आकर ये कहने लगे कि बेटा, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। तुम ठीक कह रहे थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूत प्रेत हैं। मुझे भी यहाँ के एक शख्स ने बताया है, मकामी शख्स ने बताया कि यहाँ पर एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा भटकते हैं, जो किसी दौर में इस जगह पर काम किया करते थे। उसके बेटे की दर्दनाक मौत हुई तो उसके बाद वो इस घर में ही भटकते हैं। वही बार बार तुम्हें तंग कर रहे होंगे। हमें अभी यहाँ से जाना होगा, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। तभी राहुल ने ये कहा कि बाबा, आप किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ तो आपने मेरे लिए एक दाई माँ को रखा है ना, जो मुझे अपने साथ सुलाती हैं, खाना खिलाती हैं। तभी रवि को एक झटका लगा और उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर किसी को भी नहीं रखा। राहुल कहने लगा कि अभी यहाँ पर वो दाई माँ थी। जब उन लोगों ने देखा तो वो बूढ़ी औरत भी उस खिड़की से बाहर कूद गई। वो लोग बहुत डर गए। उन लोगों ने फ़ौरन उस जगह को छोड़ दिया। उसके बाद रवि वापस आ गया और उसको दोबारा से उसने एक कंपनी ज्वाइन की और वहाँ पर उसने मेरे फूफा जी को ये सारी स्टोरी बताई कि उसके और उसके बेटे की ज़िंदगी में ये हैपनिंग हुई थी। ये एक स्टोरी थी जो सीमा ने, सुहेल ने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी उस्मान शेयर कर रहे हैं कराची से। उस्मान कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी आंखों देखा एक बहुत ही ज़्यादा डरावना किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। आज से 4 साल पहले की बात है। मेरे एक दोस्त थे तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। बहुत ज़्यादा इलाज करवाए लेकिन उसके सर दर्द नहीं जाता था। उसके सर में हर वक्त दर्द रहता था, उसकी आंखें रेड हो जाती थी। तो जब डॉक्टरी इलाज करवा करवा के थक गए तो किसी ने मशवरा दिया कि आप किसी साहिब इल्म हस्ती के पास जाएं, हो सकता है इसका कोई रूहानी इलाज हो। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पता किया तो हमें बिल आखिर एक पीर साहब का पता चला जो रूहानी इलाज किया करते थे। हम लोग जब उनके पास पहुँचे तो जुमेरात का दिन था। तकरीबन हम लोग वहाँ पर असर के टाइम पहुँचे तो पता चला कि जो पीर साहब हैं वो मसरूफ़ हैं, किसी लड़के का इलाज कर रहे हैं। वहाँ पर और लोग भी बैठे हुए थे। बिल्कुल हम लोगों के सामने हम लोगों ने उन पीर साहब को देखा। वहाँ पर एक नौजवान लड़का था, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एज 20-22 साल होगी। उसको 5-6 लोगों ने पकड़ा हुआ था और वो ज़ोर ज़ोर से अपना जिस्म छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। जैसे पीर साहब ने उसके ऊपर पड़कर कुछ फूंका, उसके जिस्म के अंदर एक औरत बोलने लग गई। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे मिली जुली मर्द और औरत की आवाज़ होती है। पीर साहब ने ये पूछा कि तुम कौन हो और इसके ऊपर कब्ज़ा क्यों किया हुआ है? उसने अपना नाम भी बताया। पीर साहब ने ये कहा कि मेरे साथ झूठ मत बोलो, तुम अपना नाम झूठा बता रही हो बार बार। अगर तुमने अपना असल नाम ना बताया तो तुम्हें जलाकर राख कर दूँगा। फिर वो जो पीर साहब थे उन्होंने कुछ पढ़ाई की और उस लड़के को बालों की चोटी से पकड़ लिया। वो ज़ोर ज़ोर से झटके के साथ तड़पने लग गया। थोड़ी देर के बाद उस लड़के में इतनी ताकत आ गई कि उसको इतने लोगों ने पकड़ा हुआ था, उसने सबको झटका देकर दूर गिरा दिया और पीर साहब के गले को पकड़ने की कोशिश करने लगा। पीर साहब ने उसके चेहरे के ऊपर एक थप्पड़ मारा और उसके माथे के ऊपर अपना अंगूठा रख दिया और कुछ पढ़ के फूका तो वो थर थर काँपने लग गया और अपना सर बिल्कुल अपनी टांगों में ले गया। 5 मिनट ये काम चलता रहा। 5 मिनट के बाद उसकी आवाज़ आना बंद हो गई और वो ऐसे सांस ले रहा था जैसे कोई जानवर सांस ले रहा है। मैं और मेरा दोस्त जब ये मंज़र देख रहे थे, हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या मच रहा है। वहाँ पर पास बैठे लोग बार बार ये कह रहे थे कि इसको किसी चुड़ैल का असर हो गया, इसको किसी चुड़ैल ने पकड़ा हुआ है, तो वो चुड़ैल इसके जिस्म से निकाल रहे हैं। तभी पीर साहब ने अपने पास, उनके पास एक मेटल का बॉक्स रखा हुआ था, उसके अंदर से उन्होंने कुछ तावीज़ निकाले। वो वाइट कलर की कुछ पर्चियाँ सी थी, उनके ऊपर उन्होंने काले रंग का धागा लपेट कर उनको आग लगाई और उसका जो धुआं था उस लड़के के इर्द गिर्द करने लग गए। जैसे उस लड़के के इर्द गिर्द करने लगे, वो लड़का एकदम से उसने अपना सर उठाया और बहुत ज़्यादा डरावने अंदाज में उन पीर साहब को घुराने लगा और ये कहने लगा कि ठीक है, मैं सब कुछ बताती हूँ, मुझे जलाना मत। पीर साहब ने कहा कि जल्दी बताओ वरना ये धुआं तुम्हें जला कर राख कर देगा, जल्दी बोलो तुम कौन हो। उस औरत की आवाज़ में मिली जुली आवाज़ थी, आधी मर्द की आधी औरत की। ऐसे लग रहा था कि उसके अंदर मर्द और औरत इकट्ठी आवाज़ में बोल रहे हैं।
उसने ये कहा कि मैं मलीर के फ़लाँ मकान में रहती हूँ, वो मकान 100 साल पुराना है और मैं वहाँ पर रहती हूँ, मेरा वहाँ पर बसेरा है, मेरा काम ही ये है। शाम मगरिब के बाद अगर वहाँ से कोई गुज़रे तो मैं उसको आवाज़ देती हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर अगर उस घर के करीब कोई आए तो मैं उस पर अपना बसेरा कर लेती हूँ। मैंने बहुत से लोगों को मारा है। ये मेरे घर के पास से गुज़र रहा था तो मैंने इसको आवाज़ दी, इसने मेरी आवाज़ का जवाब दिया और मेरे बुलाने पर मेरे घर आ गया, जिस पर मैंने इस पर अपना बसेरा कर लिया और मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। उन पीर साहब ने ये कहा कि अगर तुम इसको नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें अभी जलाकर राख कर दूंगा। तभी उसने ये कहा कि ठीक है, मेरी एक शर्त है, अगर उस घर के बाहर फ़लाँ तादाद में बड़ा गोश्त ला कर रखोगे, बीफ ला कर रखेगा ये लड़का, तो तब इसकी जान छोड़ूंगी, वरना इसको मार दूंगी। पीर साहब ने ये कहा कि ठीक है, तुम इसके जिस्म से निकल जाओ, तुम जितना गोश्त चाहती हो तुम्हें मिल जाएगा। तभी एकदम से वो लड़का अपने आप सीधा लेट गया और उसके जिस्म को ज़ोर ज़ोर से झटके लगने लगे। पीर साहब मुसलसल उसके ऊपर कुछ पढ़कर फूंक रहे थे। एकदम उसके जिस्म को ज़ोर से झटका लगा और वो बेहोश हो गया। पीर साहब ने ये कहा कि थोड़ी देर के बाद ये होश में आ जाएगा। उसके वर्सा जो थे उसको उठाकर एक साइड पर उन लोगों ने कर लिया। तभी पीर साहब ने कहा कि इसको अभी तंग ना करो, थोड़ी देर के बाद ये खुद जागेगा। पीर साहब ने वहाँ पर बैठे लोगों की भी बातें सुनी, जिसको जो ज़रूरत थी दी। हम लोगों को बुलाया, मेरे दोस्त ने दम करवाया। तो पीर साहब का ये कहना था कि तुम किसी जगह से डरे हुए हो, तुम्हारे ऊपर किसी मखलूक का साया हुआ है, लेकिन उसका साया सिर्फ तुम्हारे दिमाग पर है, उसने तुम्हारे दिमाग को पकड़ा हुआ है, तुम्हारे दिमाग के ऊपर उसका पंजा है। तुम याद करो कि तुम किसी ऐसी जगह के पास से गुजरे हो जहाँ पर जन्नत का साया था। तो मेरे दोस्त ने ये कहा कि मैं एक दरख्त के नीचे बैठा था, रात 9 बजे का टाइम था। वो दरख्त बेरी का दरख्त था। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैं बेरी के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। उस दरख्त के ऊपर से मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे मेरे ऊपर कोई चीज़ गिरी है। मुझे लगा कि शायद कुछ छिपकली वगैरह होगी जो ऊपर से गिरी होगी, तो मैं डर के उठ गया, लेकिन मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी। तो उन पीर साहब ने ये कहा कि वो जिन्नात थे, उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, तुम रात के टाइम बेरी के दरख्त के नीचे जाकर बैठे, उन्होंने तुम्हारा दिमाग पकड़ा हुआ है। फिर उन्होंने मेरे दोस्त को तावीज़ दी और ये कहा कि अगली जुमरात को दोबारा आना है तो दोबारा से एक तावीज़ दूंगा, फिर ये जिन्नात तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। क्योंकि उसको दौरे नहीं पड़ते थे। हम लोग वहाँ पर बैठे रहे, 15-20 मिनट गुजरे तो उस लड़के को कुछ होश आने लग गया, उसके जिस्म में हरकत पैदा हो गई, उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो बार बार ये कह रहा था कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पीर साहब ने उसको उठाकर बिठाया, पानी मंगवाया, पानी दम करके उसको पिलाया, तो वो थोड़ी ही देर के बाद चलने के काबिल हो गया। अब हम लोग बाहर निकल आए, अपनी गाड़ी में बैठे थे, हम लोग उस लड़के को देखना चाहते थे, वो जब चल कर आ रहा था। जब वो चल कर आया तो वो जो पीर साहब का जो हुजरा था उसके बाहर भी चारपाइयाँ रखी हुई थी जहाँ पर लोग बैठकर इंतज़ार करते थे। वो लड़का आकर वहाँ पर बैठ गया। तो हमने इस लड़के से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, जिस पर उसने ये कहा कि मगरिब के बाद इशा से पहले का टाइम था, मैं अपने घर से निकला, मुझे कोई काम था, तो मैं चलता चलता अपनी घर से काफ़ी दूर आ गया, मुझे किसी की तरफ जाना था। तो मैं एक घर के पास से गुज़रा था, वो घर बिल्कुल बंद था, उसमें रोशनी भी नहीं थी। जब मैं वहाँ से गुज़रा तो मुझे एक आवाज़ आई, मुझे एक औरत ने रोका और ये कहने लगी, मेरी बात सुनो, मेरा काम कर जाओ, हमारी लाइट ख़राब है। जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो ना चाहते भी मैंने उसे कहा कि ठीक है, बताएं क्या काम है। तो मैंने देखा उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसमें एक औरत खड़ी थी, उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने थे और वो औरत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, इतनी कमज़ोर थी कि उसके चेहरे ऐसे था जैसे किसी ढांचे का चेहरा होता है। उसका चेहरा देखकर मैं डर गया। जैसे मैं वहाँ से मैंने उसे ये कहा कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, मैं जब भागने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसने बहुत ज़ोर से धक्का दिया है और मैं वहीं पर गिर गया। 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद जब मुझे थोड़ा सा होश नॉर्मल हुआ तो मैं वहीं पर लेटा हुआ था। मैं फ़ौरन वहाँ से उठकर घर वापस आ गया। उसके बाद मेरे दिमाग के ऊपर उस मखलूक का कब्ज़ा हो गया। वो मुझे डराती थी, मेरे सामने आ जाती थी अपने असल रूप में और कहती थी तुम्हें उस घर में ले जाऊँगी, तुमने मेरी बात सुनी है, अब तुम मेरे साथ रहोगे। मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गया। 3-4 दिन में उसने मुझे उठा कर ज़मीन से बेड से नीचे गिराना शुरू कर दिया। हर जगह पर नज़र आती थी, दौरे पड़ने लग गए। पहले मुझे एक और बुज़ुर्ग के पास लेकर गए थे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सके, फिर इन पीर साहब के पास लेकर आए। अब मैं ठीक हुआ, मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब वो मेरे जिस्म में हावी थी, जब मेरे जिस्म में आती थी तो मेरा जिस्म ऐसे हो जाता था जैसे पत्थर का होता है। फिर उसके भाई जो साथ में उसके जो फैमिली वाले थे, उसके शायद अब्बू थे, भाई थे, एक चाचू थे, उन लोगों ने ये कहा कि बस इससे ज़्यादा बातें ना करो। पीर साहब ने मना किया कि दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करनी, तो अब हमें जाने दो। फिर हम लोग भी वापस आ गए।
जब हम लोगों ने ये बात सुनी हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा भी होता है लोगों के साथ। पता नहीं लोग क्यों ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को पता भी हो कि एक जगह बंद है। उस घर के बारे में ये मशहूर था कि वो घर करीब 100 साल पुराना था और वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता था। अक्सर उस घर के पास से बेहोश लड़के मिलते थे, लेकिन इसके बावजूद लोग पास नहीं आते थे और वहाँ से गुजर जाया करते थे। ये हम लोगों की अपनी आंखों देखा एक इंसिडेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर शमशान की मैंने सेकंड लास्ट एपिसोड ऑन एयर की है, उसको ज़रूर जाकर विज़िट करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वो बहुत ज़्यादा ड्रावना नावल है। उसके बाद इसकी लास्ट एपिसोड होगी और इस नावल के बाद जो नावल मैं ऑन एयर करूँगी वो दिल दहला देने वाला नावल है, वो भी बहुत हॉरर नावल है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे हॉरर उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया उसको जाकर अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को इसी तरह से प्रमोट करें जैसे आप लोगों ने खौफनाक कहानियों को सपोर्ट किया था। नौशीन वॉइस ऑफिशियल 99 पर मैं शॉर्ट्स बीटा के अलावा व्लॉग भी पोस्ट करती हूँ, आप लोगों को पसंद आएंगे, उनको भी जाकर विज़िट करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें। उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है, उनको भी जाकर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, हॉरर स्टोरीज चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।